Welcome to Genesis School of English Grammar and Literature. Once again, Dr. Pawan Kumar Jojo sir this side with the part 4 Poets and Pancakes. We already have discussed three parts of this chapter. Due to avoid long videos that I have to divide this chapter into many sections. Okay, so that was your choice. Also, to make it comfortably understand, I have divided this chapter into different parts. So first chapter में हमने मेकअप फर्स्ट पार्ट में सॉरी हमने मेकअप डिपार्टमेंट डिस्कस किया था, सेकंड पार्ट में हमने सुब्बू को डिस्कस किया, थर्ड पार्ट में हमने डिस्कस किया था स्टोरी डिपार्टमेंट को. ठीक है, फोर्थ पार्ट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कॉम्युनिज्म. ओके, सो पोएट्स एंड पैनकेक्स का पार्ट 4 देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए. मैं आपको इस चैप्टर की एक एक चीज समझा दूंगा और इसके बाद इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप उसके साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिए. और मेरे नोट्स भी टेलीग्राम पर अवेलेबल रहेंगे, वो मैं आपको एंड पर आपको बताऊंगा. तो आज चलिए, अब हम लोग कॉम्युनिज्म में क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, पोएट्स एंड पैनकेक्स में. लेट अस सी. जो इसमें येलो सेक्शन है बेटे, वो मैं लास्ट पार्ट 3 से लिया है ताकि वहां से एक लिंक हमें मिल जाए. जैसे टीवी में कोई सीरियल आता है तो वो पहले कल वाला पार्ट भी दिखाते हैं, फिर आज वाला भी चलता है, कल क्या आने वाला वो भी रहता है, राइट. चल, तो वो हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं. So then one day the boss closed down the story department, and this was perhaps the only instance in all human history where a lawyer lost his job because the poet were asked to go home. तो हमने पढ़ा था लास्ट जो पार्ट 3 में कि स्टोरी डिपार्टमेंट बंद होने से किस तरीके से लॉयर की भी जॉब चली जाती है, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो एनरोल्ड इन स्टोरी डिपार्टमेंट, राइट. तो ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा फर्स्ट एग्जाम्पल था. कॉम्युनिज्म फिर हमारा जो सेगमेंट है वो यहाँ से शुरू होता है. ओके, ब्लू जो हमारे फॉन्ट्स हैं. ओके, Gemini Studio was the favorite haunt of poets like S.D.S. Yogier, Sangu Subramaniam, Krishna Sastry and Harindranath Chattopadhyay. तो यहाँ पर जो पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, नेचुरली चैप्टर का टाइटल ही पोएट्स एंड पैनकेक है, तो पैनकेक तो अब पीछे रह गया, अब हमारे पोएट्स ही बचे हैं. तो जेमिनी स्टूडियो पोएट्स के लिए एक बड़ी अच्छी जगह थी उनका, बल्कि फेवरेट एक ऐसा प्लेस था जहां पर वो इकट्ठे मिल सकते थे, बैठ सकते थे, जिसमें कुछ नाम भी दिए हैं. राइटर ने S.D.S. योगियर का दिया है, संग सुब्रमण्यम का दिया है, कृष्ण शास्त्री हो गए, हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जी हो गए. ओके, इट हैड एन एक्सेलेंट मेस which supply good coffee at all times of the day and for most part of the night. यहाँ पर एक मेस थी बहुत अच्छी जहां से डे नाइट पीने के लिए कॉफी मिलती थी. ओके, दोज वर द डेज व्हेन कांग्रेस रूल मीट प्रोहिबिशन एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ टी वाज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट. अब राइटर कहते हैं कि उन दिनों में क्योंकि कांग्रेस का रूल था, तो कांग्रेस रूल मीट प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब जो है शराब बंद थी, ड्राई था. ठीक है, यहाँ प्रोहिबिशन के, तो अब शराब तो बंद है, तो क्यों ना फिर कॉफी पी करके ही अपने आप को एंटरटेनमेंट किया जाए, सेटिस्फाई किया जाए. तो ऐसे में पोएट्स राइटर्स के लिए जो है जेमिनी स्टूडियो की जो मेस है वहां पर बैठ के बातें करना, वहां कॉफी का जो है मजा लेना, ये उनके लिए, दैट्स व्हाई इट वाज अ फेवरेट हंटिंग प्लेस फॉर देम. बारिंग द ऑफिस बॉय एंड अ कपल ऑफ क्लर्क्स, everybody else at the studio radiated laser, a prerequisite for poetry. यहां से क्वेश्चन भी मिलेगा और कुछ वर्ड भी समझने वाले हैं. बारिंग का मतलब है एक्सेप्ट, छोड़कर, लीविंग द ऑफिस बॉय, अ कपल ऑफ क्लर्क्स, कुछ एक क्लर्क्स को छोड़ दें या ऑफिस बॉय को छोड़ दें. एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियो रेडिएटेड लेजर, स्टूडियो के अंदर काम करने वाले बाकी लोग जब कभी भी, रेडिएटेड मतलब शोड, लेजर, लेजर का मतलब यहां पर क्या है, खाली टाइम से रहता है. ओके, कि जब भी उनके पास खाली टाइम रहता था तो अब प्री रिक्विजिट फॉर पोइट्री, तो वो जो खाली टाइम है वो उन लोगों के लिए क्या है, प्री रिक्विजिट मतलब एक ऐसी नेसेसिटी जो किसी काम करने के लिए पहले ही चाहिए. जैसे पोइट्री को लिखने के लिए खाली समय चाहिए होता है, राइट.
तो खाली समय उन्हें वहां पर मिल जाता था जब वो वहां पर मेस पे जेमिनी स्टूडियो में बैठते थे। तो पोइट्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि जब हमें खाली समय मिलता है और हम मिल करके बैठ करके पोएट्स राइटर्स आपस में किसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, राइट। तो जेमिनी स्टूडियो की मेस जो है दैट वाज अ प्लेस विच प्रोवाइडेड द राइटर्स एंड पोएट्स अ प्लेस वेयर दे कुड बी where they could see the content of their poetry, जहां से उनको अपनी पोइट्री लिखने के कुछ आइडियाज, कुछ थॉट्स, कुछ कंटेंट वहां से मिल सकता था। ओके, ये एक फोटो मैंने नेट से ही लिया है। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से पोएट राइटर वहां पे जेमिनी स्टूडियो की मेस है, एक तरीके से वहां बैठे हैं, कॉफी मिल रही है और वो उनका अपने आइडियाज आपस में शेयर करते हैं। तब उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है कि जिससे वो अपनी पोइट्री में, स्टोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन भी देख लेते हैं ऊपर क्या है। व्हाई डिड द बोस क्लोज स्टोरी डिपार्टमेंट? हो गया, ये डिस्कस हो गया कि वो स्टोरी डिपार्टमेंट बंद करना पड़ा क्योंकि वो जो लॉयर थे उनकी वो जो फिल्मों में फ्लॉप हो गए थे, राइटर पोएट से कुछ ज्यादा आउटपुट नहीं आ रही थी, अल्टीमेटली क्लोज द डिपार्टमेंट। व्हाट वाज द हॉन्टिंग प्लेस फॉर ऑल? जेमिनी स्टूडियो की मेस जो है दैट वाज द फेवरेट हॉन्टिंग प्लेस फॉर ऑल द पोएट्स एंड राइटर्स। व्हाट वाज द सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट? तो सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट क्या था? टॉकिंग ओवर द कप ऑफ कॉफी, वहां बैठ के कॉफी पे बातें करना, लेजर टाइम स्पेंड करना, वो दैट वाज। सो व्हाट इज द प्री रिक्विजिट फॉर पोइट्री? पोइट्री के लिए प्री रिक्विजिट क्या होती है? खाली टाइम मिले, दोस्त मिल बैठ के बातें करें, शेयरिंग करें, तो दैट बिकम्स द प्री रिक्विजिट। एक कंडीशन जो है वो चाहिए पोइट्री के लिए। व्हाई डिड द लॉयर लूज हिज जॉब? चलो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। आगे पढ़ते हैं हम लोग। मोस्ट ऑफ देम वो खादी एंड वर्शिप गांधीज, बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द फेंटेस्ट, फेंटेस्ट का मतलब स्लाइटेस्ट, थोड़ा सा भी एप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड। राइटर हमें बता रहा है कि जेमिनी स्टूडियो के जो लोग थे वो खादी पहनते थे और गांधी जी को मानते थे। अब देखो, गांधी जी के बारे में आपने सुना है ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, राइट, कि ही वॉज द वर्शिपर ऑफ दीज टू थिंग्स, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ओके, तो हमारे जेमिनी स्टूडियो के लोग भी गांधी को फॉलो करते हैं, तो नॉन वायलेंट हैं, राइट। इट मीन्स इसके अलावा जो है राइटर बता रहा है कि कोई और ऐसा पॉलिटिकल थॉट नहीं था कि जिसके बारे में ये कहा जा सके कि वो इससे अलग कुछ उनके और पॉलिटिकल आइडियाज या थॉट्स थे। फेंटेस्ट भी एक्सेप्टेबल नहीं है, हैड नॉट द फेंटेस्ट, मतलब थोड़ा सा भी ऐसा नहीं था। नेचुरली दे वर ऑल अवर्स, अवर्स का मतलब होता है अपोजिट टू द टर्म कम्युनिज्म, लेकिन ये क्लियर था कि वो कम्युनिज्म के खिलाफ थे, ठीक है। दे वर द फॉलोअर ऑफ गांधी, इट्स ओके। इसके अलावा उनके कोई और पॉलिटिकल थॉट्स नहीं थे, इट्स ओके। लेकिन कम्युनिज्म के वो खिलाफ है, ठीक है, अवर्स। कम्युनिस्ट, यहाँ कम्युनिस्ट पर क्वेश्चन मिलेगा आपको, शॉर्ट आंसर टाइप, हु इज अ कम्युनिस्ट, आप याद रखना। कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन। फर्स्ट पॉइंट तो यहीं से मिल जाता है, गॉडलेस यानी डेविल मैन होता है, राइट। ही हैड नो फिलियल और कंजुगल लव, उसके दिल में कोई प्यार नहीं होता परिवार के लिए। फिलियल माने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली के लिए, राइट। ही हैड नो कंपंक्शन, कंपंक्शन का मीनिंग होता है गिल्ट, उसे कोई गिल्ट नहीं होता, कोई रिग्रेट, अफसोस नहीं होता अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन। अपने पेरेंट्स को मार के भी, अपने बच्चों को मार के भी जिसे गिल्ट ना हो, दैट पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिस्ट। फिर और सुनो, ही वॉज ऑलवेज आउट टू कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस अमंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल। और वो हमेशा कुछ ऐसे कॉजेज क्रिएट करता है जिससे इग्नोरेंट पीपल या इनोसेंट लोग जो होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं या जो लोग अवेयर लोग नहीं होते, उनके बीच में वो अनरेस्ट क्रिएट करता है और वायलेंस क्रिएट करता है, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पर अगर क्वेश्चन आए तो 3 पॉइंट मिल गया आपको, गॉडलेस मैन, नो फिलियल ड्यूटी, नो कंपंक्शन ओवर किलिंग, और फिर उसके बाद आपको ही ऑलवेज क्रिएट अनरेस्ट एंड वायलेंस अमंग द इनोसेंट पीपल। इतने में आपको 2 मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे अगर आपने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं की है। सच नोशंस, नोशंस का मीनिंग रहता है आइडियाज, विच प्रीवेल्ड माने स्प्रेड एवरीवेयर। तो इस तरीके के जो आइडियाज थे, जो इस तरीके के जो कम्युनिज्म को लेकर के जो थॉट्स थे वो प्रीवेल्ड थे। एल्स इन साउथ इंडिया, जो साउथ इंडिया में भी एट दैट टाइम ऑल्सो नेचुरली फ्लोटेड, फ्लोट करते करते इस तरीके से आइडिया अबाउट वेगली मीन्स नॉट क्लियर, प्रॉपरली नहीं थे, धुंधले से आइडियाज जो हैं
इन लोगों में आकर के भी फैल गए थे। कौन लोगों के बीच में? जेमिनी स्टूडियो के लोगों के बीच में, अमंग खादी क्लैड पोएट्स ऑफ जेमिनी स्टूडियो। तो जेमिनी स्टूडियो के उन पोएट्स के बीच में भी फैले वो लोग जो खादी पहनते हैं। खादी क्लैड का मतलब, क्लैड का मीनिंग होता है क्लोथ, पहने होना, खादी पहने होना। ओके, तो बात ये हो रही है कि अदरवाइज तो जेमिनी स्टूडियो के लोगों के पर्टिकुलर पॉलिटिकल थॉट कोई नहीं थे, देवर द स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ गांधी जी, ये ठीक है। और कम्युनिज्म के वो बिल्कुल खिलाफ थे। तो कम्युनिज्म किस तरीके का जो है, कम्युनिस्ट किस तरीके का पर्सन हो सकता है वो आपने सुना, तो वो टोटली वायलेंट है। गांधी के तो टोटली अपोजिट है, तो नेचुरली वो लोग भी अपोजिट थे ही। तो चलते चलते ये थॉट किसी तरीके से साउथ इंडिया में भी जो है स्प्रेड हो गए थे। एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थ कमिंग, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग तो ये है कि इसकी एविडेंस आगे आने वाली है। किसकी एविडेंस आगे आने वाली है? कि किस तरीके से कम्युनिज्म साउथ इंडिया में आकर के भी फैला, इसकी क्या एविडेंस सामने आने वाली है। क्या ऐसी इंसिडेंट होती है कि राइटर लिखता है कि एविडेंस ऑफ इट, इट से मतलब कि इट का यहाँ मीनिंग क्या है कि कम्युनिज्म आकर के साउथ इंडिया में भी वेग फॉर्म में आकर के हमारे जेमिनी स्टूडियो के लोगों को टच करता है, उसकी एविडेंस आने वाली है अब, यानी अब आएगी, अब शुरू होगी, है ना। तो अब शुरू क्या होती है? व्हेन फ्रैंक बुचमैन्स मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी। देखो आप समझना, फ्रैंक बुचमैन वैसे एक अमेरिकन था। उसने उस टाइम में जो कम्युनिज्म बहुत स्प्रेड हुआ, और कम्युनिज्म में एक्चुअली में तो बहुत ज्यादा किलिंग्स रही थी। अब आइडियोलॉजी, हम इसकी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, बस इस जो हमें इस चैप्टर में बताया गया हम उतना ही रखते हैं। तो इस डिटेल में जाने के लिए हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको पता भी होगा, बाकी समझना चाहें तो नेट से अपना जांच कर सकते हैं। ओके, लेकिन हम यहाँ पर इतना ही समझेंगे कि फ्रैंक बुचमैन जो था, ही प्लेड वाइटल रोल इन सेटलिंग और टू एंड द वॉर, वॉर को एंड करने में उसने काफी बड़ा रोल प्ले किया था। और उसने अपनी एक आर्मी, जिसका एक ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप का नाम रखा उसने मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी। ओके, फ्रैंक बुचमैन मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी। ये फ्रैंक बुचमैन एक अमेरिकन है, वो एक ग्रुप बनाता है मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी के नाम से, एमआरए कहा जाता है उसको। ओके, सम 200 स्ट्रॉन्ग विजिटेड मद्रास सम टाइम इन 1952। तो इन लोगों ने 200 लोग थे करीब, जिन्होंने मद्रास विजिट किया 1952 में। ओके, दे कुडंट हैव फाउंड अ वार्मर होस्ट इन इंडिया देन द जेमिनी स्टूडियो। इससे बढ़िया होस्ट उनको मिल ही नहीं सकता था इंडिया में, जेमिनी स्टूडियो से बढ़िया होस्ट, मतलब जहां वो रह सके हैं, जहां उनको जो है अटेंड किया जा सके, है ना। जेमिनी स्टूडियो में 200 लोग आकर के रहते हैं, बाहर से आते हैं सभी, राइट। समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस। कोई लोगों ने समझा कि शायद ये एक इंटरनेशनल सर्कस का ग्रुप आया हुआ है, राइट। They weren't very good on the trapeze, and their acquaintance with animals was only at the dinner table. राइट, अब वो सर्कस नहीं है। इसके क्या एग्जाम्पल, जो राइटर इसके बारे में क्या डिटेल देता है? दे वर नॉट गुड ऑन द ट्रेपीज। ट्रेपीज कौन होते हैं? जो लोग कुछ सर्कस में आप लोग देखते होंगे, वो यू स्टंट ऐसे घूम के उधर चले गए, उधर चले गए, जंप किया तो दूसरी स्विंग को पकड़ लिया, और ऐसे रोलिंग करते हुए वो कुछ स्टंट्स क्रिएट करते हैं, तो उन लोगों को ट्रेपीज कहा जाता है, राइट। एक्रोबैट, अगर इसका मैं सिनोनिम आपको बताऊं तो एक्रोबैट। एंड देयर अक्वेंटेंस का मतलब उनकी जो जान पहचान थी विद एनिमल्स। क्यों सर्कस में हम लोग जनरली अज्यूम करते हैं कि सर्कस में फिर एनिमल्स तो होने चाहिए थे, लेकिन ये लोग तो कोई एनिमल्स लेके नहीं आए थे। उनकी एनिमल्स की जान पहचान तो सिर्फ डिनर टेबल तक थी, ठीक है। सो बट दे प्रेजेंटेड 2 प्लेज इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर। लेकिन उन्होंने 2 प्ले वहां पे कंडक्ट किए बड़े ही अच्छे प्रोफेशनल तरीके से। देर जोथम वैले एंड द फॉरगॉटन फैक्टर, ये दीज आर द नेम्स ऑफ दोज 2 प्लेस। आप लोगों ने याद रखना है, स्पेलिंग गलत नहीं होने चाहिए। एक का प्ले का नाम है जोथम वैले, और एक का नाम है द फॉरगॉटन फैक्टर। ओके, रैन सेवरल शोज इन मद्रास, मद्रास में इसके बहुत शो हुए। एंड along with the other citizens of the city, the Gemini family of 600 saw the plays over and over again. वहां के मद्रास के लोकल लोगों ने, जेमिनी स्टूडियो के लोगों ने इन प्लेज को बार बार देखा, राइट। द मैसेज ऑफ द प्लेज वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमलीज।
जो प्लेज दिखाए जा रहे थे, उनके जो मैसेज थे उसको देखने के बाद वो बड़े सिंपल थे, घरेलू मैसेज थे, बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट। यहाँ से आपको देखो बेटे क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर यूज्ड इन द प्लेज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, है ना, या होल्ड बाय दैट एमआरए ग्रुप। एमआरए ग्रुप ने जो प्ले किए उसके सेट कॉस्ट्यूम का जो फर्स्ट रेट मतलब हाई क्वालिटी रेट का कॉस्ट्यूम्स वो यूज कर रहे थे। मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी were terribly impressed, and for some years almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jotham Valley। वो हमारे इंडियन साउथ इंडियन लोग, यहाँ जो नाम मेंशन किए गए, चाहे मद्रास की ड्रामा कम्युनिटी थी, तमिल ड्रामा कम्युनिटी थी, ये लोग इतने इम्प्रेस हुए थे उनके सेट और कॉस्ट्यूम से कि उन्होंने अपने प्लेस में भी कितने आने वाले सालों तक आगे तक जो उन्होंने वो उनका सनराइज और सनसेट का जो सीन था, जोथम वैले का जो मैनर था, उसको सेम कॉपी किया उन्होंने विद अ बेयर स्टेज। बेयर स्टेज मतलब स्टेज पर और कुछ नहीं है, कोई सामान नहीं रखा हुआ है, सिर्फ कैरेक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं। बेयर स्टेज, ठीक है, नेक्ड स्टेज विदाउट एनी इक्विपमेंट, एनी गैजेट, नथिंग। व्हाइट बैकग्राउंड कर्टेन और बैक साइड में बैक जो है व्हाइट कलर का कर्टेन रहेगा, एंड अ ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट, और फ्लूट की ट्यून जो है, यानी ये चीजों को हमारी ड्रामा कम्युनिटी ने, साउथ इंडियन ड्रामा कम्युनिटी ने भी अपने प्लेस के अंदर जोथम वैली की इन इन चीजों को कॉपी किया। सनराइज को किया, सनसेट को किया, स्टेज बेयर होना चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट होनी चाहिए, कर्टेन से होनी चाहिए, और फ्लूट की ट्यून चलती रहनी चाहिए। दीज टाइप ऑफ थिंग्स वर followed and copied. It was some years later that I learned that MRA was a kind of counter movement to international communism, and the big bosses of Madras like Mr. Vasan simply played into their hands. राइटर कहता है कुछ सालों के बाद मुझे ये पता चला था कि एमआरए जो था वो एक काउंटर मूवमेंट था, इंटरनेशनल कम्युनिज्म के खिलाफ एक आंदोलन था एक तरीके का। कई बार बच्चे समझते हैं सर प्लेज का आंदोलन से क्या मतलब है, मैं अभी समझाता हूं आपको, लेकिन थोड़ा पहले लाइन को समझ लें कि मिस्टर वासन जैसे लोग भी जो है प्लेड इनटू देयर हैंड्स, मतलब कठपुतली की तरह उनका जो है उनको यूज किया गया इंडिया के अंदर भी। एमआरए एक ऐसा ग्रुप था, एक ऐसा काउंटर मूवमेंट था जो कम्युनिज्म के अगेंस्ट काम कर रहा था। अब प्ले दिखाना कैसे मूवमेंट हो गया, मैं आपको बताऊं, आप समझना इस चीज को कैसे मूवमेंट हो गया। हमने ये पढ़ा कि कम्युनिस्ट कौन होता है, एक गोडलेस मैन होता है जो किलिंग में, वायलेंस में, अनरेस्ट क्रिएट करने में जो है वो प्लेजर फील करता है, राइट। ये कम्युनिज्म है। अब कम्युनिज्म के अगेंस्ट ये जो प्ले थे, जोथम वैली द फॉरगॉटन फैक्टर, ये जो क्या सिखाते थे, क्या मैसेज देते थे, होमली मैसेज देते थे। होमली मतलब अपने परिवार से प्यार करने की बात करते थे, मिलजुल के रहने की बात करते थे। जबकि कम्युनिज्म में क्या से था, अपने परिवार को मारना है, अपने पेरेंट्स को मार दिया, बच्चों को मार दिया, कोई कंपंक्शन नहीं है, कोई गिल्ट फीलिंग नहीं है। उसके अगेंस्ट ये एक स्लो मूवमेंट था जो वासन जैसे लोग भी शायद ना समझ पाए होंगे, राइटर कहता है। और वो काउंटर मूवमेंट था जो पूरे वर्ल्ड में चलाया था, और जो फ्रैंक बुचमैन थे वो उन्होंने इस एमआरए ग्रुप को क्रिएट किया था। उन्होंने नाटक के जरिए, देखो प्ले के जरिए लोगों को ये मैसेज दिया कि किलिंग जो है वो इट शुड नॉट हैपन, ठीक है। और वो अब जो है इस तरीके से वो कितने सक्सेसफुल रहे ये तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ हमें समझना ये है कि ये काउंटर मूवमेंट कैसे था, कम्युनिज्म के अगेंस्ट कैसे था। क्योंकि कम्युनिज्म किलिंग की बात करता है और ये दोनों प्ले बात करते हैं लव की, प्यार की, होमली मैसेज, ठीक है, मिलजुल कर रहने की बात होती है, राइट। सो पोएट राइटर कहता है आई एम नॉट श्योर हाउ दैट दिस वाज इंडीड द केस, हालांकि वो कहता है मैं मिस्टर वासन को लेकर के मुझे श्योरिटी नहीं है कि वो उनके हाथों की कठपुतली बने होंगे। फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट ऑफ दीज बिग बॉसेस, वो कहता है क्योंकि मुझे ये बिग बॉसेस के बारे में पता है। देयर एंटरप्राइज रिमेन द सेम, इनका एंटरप्राइज सेम रहता है। एंटरप्राइज से मतलब पैसा कमाना, लॉट ऑफ मनी, ठीक है।
एमआरए और नो एमआरए, कोई एमआरए आए चाहे कोई बिना एमआरए के कुछ आता है, इंटरनेशनल कम्युनिज्म हो चाहे नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म हो, कि ये जो हमारे बिग बॉस होते हैं या बड़े लोग होते हैं, इनका एस्पेक्ट चेंज नहीं होता, क्योंकि इनका मेन कंसर्न रहता है एंटरप्राइज से। अगर मैं ये कहूं कि अगर आपको पेपर में मिस्टर वाटसन पर क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसमें ये कहेंगे कि मिस्टर वाटसन जैसे बिग बॉसेस के लिए राइटर ने ये लिखा है कि दे आर ग्रीडी पीपल, दे फोकस ऑन देयर एंटरप्राइज, कि हमें इनकम कितनी आएगी बस। अब कोई एमआरआई आके ग्रुप रहे चाहे कोई नॉन एमआरआई आके रहे, इन चीजों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरीके से मिस्टर वाटसन की एक कैरेक्टरिस्टिक को राइटर जो है वो डिपिक्ट करना चाहता है यहाँ पे, कि ऐसे लोग जो होते हैं उन्हें अपने पैसे से मतलब, उन्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, फ्रैंक बुचमैन ने एक ऐसा मूवमेंट चलाया और प्लेज के जरिए जो है ही वांटेड टू एबॉलिश कम्युनिज्म फ्रॉम द वर्ल्ड, वो दुनिया से कम्युनिज्म को खत्म करना चाहता था, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे आई होप। चलिए, ये तो एक पिक्चर फिर मैंने नेट से ही ली है, और इधर साइड में कॉर्नर में आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से फ्रैंक बुचमैन जो है उसके उसने इस इन प्लेज के जरिए अपना मैसेज सब लोगों को दिया। ये उसका फोटो है। फोटो मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ, पिक्चर इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की जो है विजुअलिटी की वजह से आप लोगों की मेमोरी जो है वो थोड़ी बनी रहेगी, ओके। तो ये आप देख रहे हैं, इसमें स्टेज में पीछे व्हाइट कर्टेन है, ये आप लोग याद रखेंगे, जोथम वैले का वो फ्लूट बजा रहा है। और स्टेज बेयर स्टेज मैंने बात की थी, तो स्टेज के ऊपर देख रहे हो कुछ नहीं है, राइट। और जितने भी लोकल लोग हैं, लोकल तमिल कम्युनिटी, ड्रामा कम्युनिटी, और ये सब लोगों ने खूब एंजॉय किया, राइट। तो फ्रैंक बुचमैन जो था, ही वाज द ऑर्गेनाइजर ऑफ दीज टू प्लेस। चलिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं। व्हाट एविडेंस इज द नरेटर टॉकिंग अबाउट? नरेटर ने कौन सी एविडेंस की बात की थी? वही फ्रैंक बुचमैन जो आकर के वहां प्ले दिखाता है, तो वो कम्युनिज्म था, चाहे वो एंटी कम्युनिज्म मैटर था, लेकिन कम्युनिज्म के बारे में वहां डिस्कशन तो हुआ ना, कुछ बात तो चली। व्हाट वाज एमआरए आप लिख देंगे, इट वाज अ ग्रुप। व्हाट डिड एमआरए प्रेजेंट, एमआरए ने क्या प्रेजेंट किया? टू प्लेस प्रेजेंटेड बाय देम, राइट। व्हाट वर द मैसेजेस ऑफ द प्लेस, मैसेजेस क्या थे? प्लेन और होमली मैसेजेस थे। हाउ डिड द प्लेस इम्प्रेस द पीपल ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी के स्टूडियो को ऐसे अच्छा लगा? बिकॉज दे सॉ इट अगेन एंड अगेन एंड दे फॉलोड their sunrise scene, sunset scene, flute and bear stage and those type of things. What type of movement was MRA? So it was counter movement against इंटरनेशनल कम्युनिज्म। चलिए, तो ये पिछले वाले पैरा से था। अब हम आगे आगे पढ़ते हैं इसको। The staff of Gemini Studios had a nice time hosting 200 people of all hues and sizes of at least 20 nationalities. Hues means colors होता है, कुछ भी था। जेमिनी स्टूडियो के लिए ये एक नाइस टाइम था, एक अच्छा टाइम था, क्योंकि उन्हें करीब 200 लोग, 200 पीपल, ऑल ह्यूज एंड साइजेस मतलब अलग अलग कलर के, अलग अलग साइज के, यानी क्योंकि अलग अलग 20 कंट्री से आए हुए लोग थे यार, राइट, ठीक है। तो उन्हें उनके लिए एक चेंज था। इट वाज सच अ चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स वेटिंग टू बी स्लैप्ड विथ थिक लेयर्स ऑफ मेकअप बाय द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट। वो रोज रोज के मेकअप डिपार्टमेंट के उस बोरिंग प्रोसेस से, कि वो रोज इतना सारा कलर बनाना है, मेकअप बनाना है, और फिर वो क्राउड के ऊपर स्लैप कर देना है, उससे ये एक डिफरेंट उनके लिए मैटर हुआ जब 200 लोग वहां पर आ करके उनके साथ रहते हैं। सो यहाँ पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन टाइप किसी भी ढंग से पूछा जा सकता है कि हाउ इट वाज अ नाइस टाइम फॉर जेमिनी स्टूडियो पीपल, या आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ इट वाज अ चेंज फॉर जेमिनी स्टूडियो पीपल, राइट। तो नेचुरली आप लोग लिख लेंगे आई अंडरस्टैंड नाउ। अ फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीनों के बाद फिर क्या हुआ? द टेलीफोन लाइन्स ऑफ द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास बज, बज का मतलब बजने लगी, है ना। बज मीन्स, है ना, रैंक, बज मीन्स रैंक। मद्रास के जो बड़े बड़े बॉस थे उनके टेलीफोन की घंटियां बज पड़ी, राइट। एंड वंस अगेन वी एट जेमिनी स्टूडियो क्लियर्ड ओ होल शूटिंग स्टेज टू वेलकम अनदर विजिटर। और पूरे जेमिनी स्टूडियो फिर से तैयारी में लग गया, क्योंकि अब जेमिनी स्टूडियो में एक और विजिटर आने वाला था। कई बार ऐसे भी माइंड, फर्स्ट विजिटर कौन था? फर्स्ट विजिटर एमआरए ग्रुप था, याद रखना मेरी बात को। तो ऐसे पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि हु वर द टू विजिटर्स ऑफ जेमिनी स्टूडियो, तो फर्स्ट विजिटर था एमआरए ग्रुप।
अब एक और कोई विजिटर आने वाला है, उसकी तैयारी के लिए सब लोग जो है शूटिंग स्टेज को क्लियर करते हैं, यानी साफ सफाई में लग जाते हैं। एंड ऑल दे सेड वाज दैट ही वाज अ पोएट फ्रॉम इंग्लैंड। और उड़ती उड़ती जो खबरें आ रही थी वो ये थी कि शायद इंग्लैंड से कोई पोएट आ रहा है। ओके, the only poets from England the simple Gemini staff knew or heard of were Wordsworth and Tennyson। और जेमिनी स्टूडियो के जो लोग थे उनको सिर्फ इंग्लैंड के दो ही पोइट्स के नाम पता थे, एक वर्ड्सवर्थ तो टेनिसन। तो वो लोग यही सोच रहे थे या तो फिर वर्ड्सवर्थ साहब आएंगे या फिर टेनिसन साहब आएंगे। ये उनके सरमाइसेस हैं, उनके गेस हैं, ये आइडिया लगा रहे हैं भी अगर कोई पोइट इंग्लैंड से आने वाला है उनको दो नाम पता है तो वो दो नामों के बीच में ही वो अपना गेस लगाते हैं। ठीक है, द मोर लिटरेट यानी जो लोग लिटरेचर की और नॉलेज रखते हैं या जिन्हें लिटरेचर के और पोएट राइटर के नाम पता रहते हैं, दे वंस न्यू ऑफ कीट्स, शैले एंड बायरन। उन्होंने कहा नहीं, वर्ड्सवर्थ और टेनिसन नहीं आने वाले, कीट्स, शैले या बायरन इनमें से कोई आने वाला है। ठीक है, वो कहने का मतलब यहां पर नॉलेज से मैटर है। जिनको जितने नाम पता थे तो वो उतने नामों में से अपने अपना अपना आइडिया दे रहे थे कि ये लोग आएंगे। एंड वन और टू माइट हैव फेंटली कम टू नो ऑफ समवन बाय द नेम एलियट। लेकिन इक्का दुक्का लोग जेमिनी स्टूडियो में ऐसे भी थे जिनकी लिटरेचर को लेकर के और ज्यादा नॉलेज थी, तो वो लोग एलियट का नाम भी ले रहे थे। अब देखो इसमें एक चीज आप और भी समझना, जो पहली बार जो दो नाम आए हैं वर्ड्सवर्थ और टेनिसन, इट मींस दे आर मोस्ट पॉपुलर, वो ज्यादा पॉपुलर है। फिर थोड़े से कम पॉपुलर हैं कीट्स, शैले और बायरन। फिर जो लीस्ट पॉपुलर में हम बात करते हैं तो एलियट की, तो एलियट की नॉलेज उसी को हो सकती है जो इंग्लिश लिटरेचर की ज्यादा नॉलेज रखता होगा। ठीक है, तो उस सेंस में भी आपने समझना है इसको, और ये नाम बिल्कुल आपने याद रखने हैं, वर्ड्सवर्थ, टेनिसन, कीट, शैले, बायरन और उसके बाद एलियट। तो ऐसे जेमिनी स्टूडियो के लोग जो लिटरेचर की नॉलेज रखते हैं वो अपने अपने आइडियाज लगा रहे हैं कि इस तरीके से इंग्लैंड से पोएट ये होगा। हु वॉज द पोएट विजिटिंग जेमिनी स्टूडियोज नाउ, लेकिन सवाल अभी भी वैसे ही अटका हुआ था कि वो है कौन जो जेमिनी स्टूडियो में विजिट करने वाला है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार पहले पिछले पैरा से, हु डिड द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियो होस्ट। तो ये तो अभी क्वेश्चन ही था एक्चुअली, गेस्ट जो आ रहे थे वो पोएट को लेकर के आ रहे थे। व्हाट वाज द चेंज फॉर ऑफिस बॉय, ऑफिस बॉय के लिए क्या चेंज था कि वो डेली की रोज की क्राउड के लिए जो वो कलर बनाता है और फिर उसको स्लैप करता है सबके ऊपर, उससे एक डिफरेंट चेंज था। इतने सारे नए अलग अलग कंट्री से आए हुए 200 लोगों से वो मिलता है ना, तो वो दैट वाज अ गुड चेंज फॉर ऑफिस बॉय। व्हाट वाज स्पेकुलेटेड, स्पेकुलेटेड मतलब अंदाजा लगाना, अबाउट द सेकेंड विजिटर, सेकेंड विजिटर के बारे में क्या क्या अंदाजे लगाए गए, तो आपको बताया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वर्ड्सवर्थ, टेनिसन, फिर कीट, शैले, बायरन का और फिर एलियट का नाम आता है, राइट। सो हु वाज सेड बाय, व्हाट वाज सेड बाय मोर लिटरेट, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे वो आप किसका नाम ले रहे थे, वो अब आप उसमें कीट, शैले, बायरन का नाम आ रहा है या एलियट का नाम आता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ही इज नॉट अ पोइट, ही इज एन एडिटर। बात पलट गई, पहले पोएट पर गेस किया जा रहा था, अब ये कहा जा रहा है कि पोएट नहीं आ रहा है, वो तो एडिटर आ रहा है। दैट्स व्हाई द बॉस इज गिविंग हिम अ बिग रिसेप्शन। वासन वाज आल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंद विकेतन। फिर एडिटर होने का जो मैटर है वो कैसे सामने आया, सामने ऐसे आया क्योंकि ये पता चला कि जो जेमिनी स्टूडियो के बॉस हैं मिस्टर वासन हैं, वो एक पार्टी दे रहे हैं, वो एक रिसेप्शन उनके लिए, उनके आने के लिए वेलकम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और क्योंकि मिस्टर वासन खुद भी एक मैगजीन है जो कि वीकली पब्लिश होती है तमिल में, आनंद विकेतन, उसके एडिटर हैं, तो वो खुद एडिटर हैं वासन साहब, तो इसलिए हो सकता है कि उन्होंने किसी एडिटर को ही इनवाइट किया होगा, वो तो इसीलिए तो वो बिग रिसेप्शन अरेंज की जा रही है, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारे आइडियाज वहां जेमिनी स्टूडियो में चल रहे थे कि वो पोएट है या एडिटर है। ही wasn't द एडिटर ऑफ एनी ऑफ द नोन नेम्स ऑफ ब्रिटिश पब्लिकेशन इन मद्रास, दैट इज दोज नोन एट द जेमिनी स्टूडियोज। यहां समझना है बेटे आप लोगों ने, ये लाइनें देखो ऐसे कही गई हैं, राइटर चाहता तो ऐसे कहता कि ये एडिटर जो आ रहा है वो ब्रिटिश पब्लिकेशन से आ रहा है, उसने यहां पर ये इस बात को नेगेटिव सेंटेंस में लिया है कि जो आने वाला एडिटर है ही वाज नॉट द एडिटर, कि वो ब्रिटिश पब्लिकेशन जो मद्रास में पब्लिश होती हैं वो उसका एडिटर नहीं है। बात को समझना,
वो ये नहीं कह रहा कि वो इस पब्लिकेशन का एडिटर है, इस पब्लिकेशन का एडिटर है, वो उल्टे तरीके से बोल रहा है। उल्टे तरीके से कैसे? वो कह रहा है मद्रास की ब्रिटिश पब्लिकेशन का एडिटर तो वो नहीं है, दैट इज दोज नोन एट जेमिनी स्टूडियो। सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू, जो द हिंदू पेपर है अपना, तो उसके जो टॉप लोग थे वो देवर टेकिंग द इनिशिएटिव, वो भी अंदाजा लगा रहे थे। द सरमाइस का मतलब होता है गैस, अंदाजा लगाना, सरमाइस माने गैस। उन्होंने जो सरमाइज किया दैट द पोएट वाज द एडिटर ऑफ अ डेली, कि जो आने वाला सेकंड विजिटर है वो एडिटर है एक डेली मैगजीन का, एक कोई पेपर है जो डेली पब्लिश होता है, लेकिन वो पेपर नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्जियन और द लंदन टाइम्स, लेकिन वो पेपर द मैनचेस्टर गार्जियन भी नहीं है, द लंदन टाइम्स भी नहीं है। देखो मैं फिर आपको फिर से समझा रहा हूं, आपने बात को समझना है। राइटर ऐसे नहीं कह रहा कि एडिटर उस पब्लिकेशन से है या उस डेली पेपर से है, वो कह रहा कि इनसे तो नहीं है, इनके अलावा किसी से हो, ऐसा कहना चाहता है, राइट। यानी कि वो पोएट है या एडिटर है, वो मैनचेस्टर गार्जियन का भी नहीं है और वो द लंदन टाइम्स का भी नहीं है, और किसी का होगा। ऐसे ही उसने ऊपर कहा कि वो ब्रिटिश पब्लिकेशन का नहीं है, मतलब वो नहीं से बात को कह रहा है। यानी कि अगर उसने 3 पॉइंट हमें दिए हैं, ब्रिटिश पब्लिकेशन, द मैनचेस्टर गार्डियन और द लंदन टाइम्स, यानी इन तीनों में से तो वो बिलोंग नहीं करता है। अब इन तीनों के अलावा अगर कोई और पब्लिकेशन या डेली न्यूज़पेपर है तो वो करता है, तो वो हो सकता है, समझ रहे हैं। दैट वॉज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म अमंग अस न्यू। राइटर कहता है कि बस मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी वो इतनी ही थी। एट लास्ट अराउंड 4 इन द आफ्टरनून द पोएट और द एडिटर, राइटर ने ब्रैकेट में एडिटर भी लिखा है, पोएट क्योंकि हमें नहीं पता जो सेकंड विजिटर आने वाला था वो पोएट था या एडिटर था। वो आ गया, 4 बज गए, वो पहुंच गया। ही वॉज अ टॉल मैन, वेरी इंग्लिश, वेरी सीरियस एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस। इंग्लिश मैन दिखता था, सीरियस भी दिखता था, और नेचुरली बात है जेमिनी स्टूडियो के लोग उसको नहीं जानते थे। बैटलिंग विद हाफ अ डजन पेडिस्टल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज। अब राइटर ने बैटल तो युद्ध लड़ने से होता है, अब युद्ध युद्ध यहाँ कोई नहीं लड़ा जा रहा, यहाँ ये है अभी पेडिस्टल यानी फैंस लगाए गए, जो स्टैंडिंग फैंस होते हैं, हाफ अ डजन, आधा दर्जन, 6 पंखे लगाए गए शूटिंग स्टेज पर। और द बॉस रेड आउट अ लॉन्ग स्पीच, और उस स्टेज के ऊपर उन पंखों के शोर के बीच में, ठीक है ना, बैटलिंग वर्ड इसीलिए यूज किया है कि इतने सारे लोग हैं वहां पर और पंखों का भी शोर है, और इसलिए एक वहां पर खड़े रहना, वहां पर प्रेजेंट रहना, फिर स्पीच डिलीवर करना, इट वाज लाइक अ बैटल, ये बैटल की तरह ही है, ठीक है। तो ह्यूमर के लिए भी जो है वो राइटर ऐसा करता है। तो बॉस ने स्पीच पढ़ी अपनी, ठीक है। अब स्पीच पढ़ने के बाद क्या हुआ, थोड़े कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। हु वाज नॉट अ पोएट बट एडिटर? हु वाज मिस्टर वासन? हु अराइव्ड एट 4? आज देखो मिस्टर वासन को लेकर के यहाँ आपको एक पॉइंट और मिल गया कि वासन जो है ही वाज द एडिटर ऑल्सो, वो विकेतन जो है मैगजीन है उसका एक एडिटर भी है। हु अराइव्ड एट 4, वो आपको पता है, टॉल मैन, इंग्लिश मैन, जो भी था पोएट या एडिटर। व्हाई डिड द बॉस रेड आउट अ स्पीच? वेलकम स्पीच पढ़नी पड़ती है क्योंकि रिसेप्शन जो थी वो इट वाज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम मिस्टर वासन, मिस्टर वासन ही कर रहे थे उसकी रिसेप्शन, तो वही स्पीच पढ़ेंगे पहले, है ना। चलिए आगे क्या होता है। इट वॉज ऑब्वियस माने क्लियर दैट ही टू न्यू प्रेशियस लिटल अबाउट द पोएट। देखो लिटल जो है एक डिटर्मिनर है, जब ये लिटल अकेला होता है बिना आर्टिकल के तो इसका मतलब नेगेटिव होता है। यानी जब उसने स्पीच पढ़ी तो ये साफ दिख रहा था कि बॉस को भी उसके बारे में नहीं पता ज्यादा। ही टू न्यू प्रेशियस लिटल, लिटल माने लेस यहाँ पर, कि उसको भी आने वाले पोएट या जिसको एडिटर कहा जाए उसके बारे में कम नॉलेज थी। द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स बट हियर एंड देयर इट वॉज पेपर्ड, ठीक है। पेपर्ड मीन्स इक्विप्ड विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। नॉर्मल स्पीच के जैसी स्पीच थी और इसमें बीच बीच में कहीं कहीं जो है बॉस ने फ्रीडम और डेमोक्रेसी जैसे वर्ड्स का यूज किया था। देन द पोएट स्पोक। अब वो सेकंड जो है विजिटर, चाहे पोएट को हो चाहे एडिटर, अभी तक देखो सस्पेंस है, ठीक है, तो वो बोलता है। ही कुडंट हैव एड्रेस अ मोर डेज एंड साइलेंट ऑडियंस।
डेज़ माने सरप्राइज्ड, इतनी सरप्राइज्ड और साइलेंट ऑडियंस उसने भी आज तक कभी एड्रेस नहीं की हो, क्योंकि जेमिनी स्टूडियो के लोग भी एक्साइटेड थे ना। वो जानना चाह रहे थे कि सेकंड विजिटर, देखो फर्स्ट एक्सपीरियंस उनका जो है, फर्स्ट विजिटर का जो एमआरए ग्रुप आया था, वो तो दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर देम, दे वर वेरी हैप्पी, सो दे वांटेड परहैप्स वंस अगेन टू बी हैप्पी टू सी अनदर विजिटर, राइट। तो इसलिए वो एकदम साइलेंट थे एंड दे वांटेड टू नो कि व्हाट ब्रिंग्स हिम देयर, कि वो किस वजह से आया है। नो वन न्यू व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट, किसी को नहीं पता चला वो क्या बोल रहा था। एंड हिज एक्सेंट डिफीटेड, डिफीटेड का मतलब हरा देना, एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड, उसका एक्सेंट इतना डिफिकल्ट था समझना कि उनकी सारी कोशिशें, जेमिनी स्टूडियो की सारी कोशिश लग गई, हार गई। वट ही वॉज सेइंग टू अंडरस्टैंड कि वो कह क्या रहा है। यानी कि इंग्लिश एक पोइट आता है या एडिटर आता है, क्योंकि अभी तक हमें क्लियर नहीं है, लेकिन वो उसका जो एक्सेंट है वो इतना टफ था समझने के लिए, जेमिनी स्टूडियो के जैसे सिंपल लोग, तमिल लोग, तो दे कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, ये सारा ड्रामेबाजी चली 1 घंटा। ओके, देन द पोइट लेफ्ट, फिर पोइट चला गया। एंड वी ऑल डिस्पर्स इन अटर बेफलमेंट माने कंफ्यूजन, डिस्पर्स माने बिखर जाना, हम लोग अपने अपने बिखर गए, लेकिन कंफ्यूजन में थे सारे। और ये क्वेश्चन उठ रहे थे, व्हाट आर वी डूइंग, हम यहाँ कर क्या रहे हैं। व्हाट इज एन इंग्लिश पोएट डूइंग इन अ फिल्म स्टूडियो, और एक इंग्लिश पोएट फिल्म स्टूडियो में क्या कर रहा है, उस फिल्म स्टूडियो में विच मेक्स तमिल फिल्म्स फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल, जहां पर सिंपल लोगों के लिए तमिल फिल्म्स बनती हैं, राइट। यानी कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पोएट यहाँ क्या कर रहा है फिल्म स्टूडियो में, people whose lives least afforded them the possibility of cultivating a taste for English poetry, ऐसे लोगों के बीच में ऐसे पोएट का क्या काम है ना, जहां पर लोगों का इंग्लिश पोइट्री के लिए बिल्कुल भी टेस्ट ना हो। ठीक है, ऐसे लोगों के बीच में क्या करने आया वो। सो दीज वर द क्वेश्चंस विद द ऑडियंस, ऑडियंस के पास, यानी राइटर कहता है जितने लोग भी वहां प्रेजेंट थे, जिन्होंने भी उसको पोएट या एडिटर को सुना, तो हम लोग सारे कंफ्यूजन में घूम रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, ये आया क्यों है और ये क्या करना चाहता है। द पोएट लुक्ड प्रेटी बेफल्ड टू, राइटर ने ये भी कहा कि जो पोएट या एडिटर जो आया था वो भी कंफ्यूज था, बेफल्ड। फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट, क्योंकि उसने भी ये फील कर लिया था, क्या फील कर लिया था, द शेयर इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ हिज टॉक अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवेल्स ऑफ एन इंग्लिश पोएट। थ्रिल्स और ट्रेवेल्स जो वर्ड यूज किए गए हैं, दैट इज यूज फॉर द एक्सेंट ऑफ इंग्लिश पोएट, उसके बोलने के जो अप्स और डाउन्स थे, जो उसने प्रोनाउंसिएशन थी उसकी, उसके लिए यूज किया गया थ्रिल्स एंड ट्रेवेल्स, राइट। तो उसके अंदर इतनी इनकॉन्ग्रुइटी थी, इनकॉन्ग्रुइटी का मीनिंग यहां पर हम ये लेंगे कि इट वाज नॉट रेलेवेंट, इररेलेवेंसी थी उसके अंदर। ठीक है, तो इतनी इनइक्वालिटी दिखती थी कि, और वो इनइक्वालिटी उसको समझ में आ गई थी कि मैं ऐसे लोगों के बीच में अपनी स्पीच या डिलीवर, जो भी वो कुछ डिलीवर करने आया था, कि दे कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस। ये चीज राइटर और जेमिनी स्टूडियो के अदर लोग जो थे वो, उनको भी समझ में नहीं आया था, और पोएट ने इस चीज को रियलाइज कर लिया था कि वो अपनी बात उन तक कम्युनिकेट नहीं कर पाया है, जो भी वो कुछ कहने आया था। ओके, तो उसका हर एक जो अटेम्प्ट था, और जो ऑडियंस का अटेम्प्ट और पोएट का अटेम्प्ट फेल हो जाता है, कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाता। वो कम्युनिकेशन 1 घंटा क्या चला, किस बारे में चला, इट वॉज नॉट क्लियर टू एनीबडी, राइट। हिज विजिट रिमेन एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, तो अल्टीमेटली उसका आना एक मिस्ट्री बन के रह जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलता है कि हाउ द सेकंड विजिटर रिमेन्ड एन unexplained mystery because nobody could understand, neither the audience nor the poet could make it understand to them। ना तो वो समझा पाया, क्योंकि तमिल के लोग थे, उनको इंग्लिश का इतना अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, और वो किस बारे में बात करके चला गया, ये चीज क्लियर वहां पर नहीं हो पाई। तो अब ये तो फोटो है, पेडिस्टल फैंस आप देख रहे हैं, जो कई बच्चों को ये नहीं पता होता पेडिस्टल फैंस किसको कहा गया, तो इस तरीके के फैन पहले आया करते थे, अभी भी आते होंगे बट वेरी लेस। ओके, तो ये बॉस जो हैं वो स्पीच पढ़ रहे हैं, यहाँ पर साथ में वो इंग्लिश पोएट को खड़े हुए दिखाया गया है, तो आगे आगे सबसे नरेटर न्यूज़पेपर लेके बैठे हुए हैं, आप देख रहे हो, बाकी सब लोग तमिल लोग वहां पर प्रेजेंट हैं। ओके,
तो अभी पार्ट 4 में आप लोगों का मैं यहाँ थैंक यू करता हूँ कि आपने कम्युनिज्म को और उससे रेलेवेंट जितने क्वेश्चन है उसको अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है, और नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। मैंने पहले अपने जो वेरियस पार्ट्स में पहले ही बोल दिया है। नो प्रेशर ऑफ लाइक्स एंड सब्सक्राइब, ओके, जस्ट लर्न एंड ग्रो। गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन, थैंक यू।